नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट और वर्ल्ड का पहला प्रॉपर्टी चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और प्रॉपर्टी अपडेट्स में वो शो जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। जी हाँ, रियलिटी इन रियल एस्टेट। एक्चुअली प्रॉपर्टी जो हम आँखों से देख लेते हैं वो नहीं है, प्रॉपर्टी वो है जो हम दिमाग से समझ लेते हैं। क्योंकि ये सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे संवेदनशील मुद्दा इसलिए भी बन जाता है क्योंकि इसमें आपके लाखों करोड़ों इन्वेस्ट होते हैं और अगर वहाँ कहीं जाके आपको धोखा हो जाए, कहीं कोई दिक्कत आ जाए, तो जाहिर सी बात है कि पीछे मुड़ने की कोई बात रह नहीं जाती है। रियलिटी इन रियल एस्टेट में आज मेरे साथ हैं एक्सपर्ट के तौर पे विक्रांत जी, जो कि नमस्कार जी, जो कि कई मुद्दों पे जो हैं वो एक्सपर्ट हैं। चाहे CLU का इशू हो या और भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कई कानूनी पहलू होते हैं, उन पर ना सिर्फ वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं बल्कि वो आपको यहाँ यानी चैनल पर बैठकर मार्गदर्शन भी करते हैं। आज जो हम इशू उठाने वाले हैं वो आम जनता को शायद इतना नहीं समझ में आता होगा कि रेगुलराइजेशन क्या है, सरकार क्या कहती है, कितना ओपन एरिया होना चाहिए, कैसे अप्रूवल्स होती हैं। आम जनता को ये समझना थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि वो जाता है सिर्फ ये देखने कि मुझे कितने गज का फ्लैट लेना है या प्लॉट लेना है या क्या करना है, कितना डाउन पेमेंट करना है, वहीं तक उसकी कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन बात यहाँ पे शुरू होती है उसकी जिसने ये कॉलोनी काटी है। क्या वो सही तरीके से काटी गई है, क्या अप्रूवल्स ली गई हैं, क्या वो रेगुलराइज है, क्या वहाँ पे ले लेंगे कहीं फंस तो नहीं जाएंगे। इसलिए उनके साथ साथ आप लोग भी इसे समझ लें क्योंकि जब आप कहीं पे जाएंगे प्रॉपर्टी बाय करने और अगर आपको नियमों का पता होगा तो आप उलझेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं, इन्वेस्टमेंट आपकी कहीं उलझेगी नहीं। विक्रांत जी, आज का जो हमारा एपिसोड है वो जितना इम्पॉर्टेंट उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल लेमैन हैं, जिन्हें रेगुलराइजेशन के बारे में नहीं पता, उन लोगों के लिए भी है जो शायद अभी नई नई कॉलोनीज काटने का सोच रहे होंगे या जिन्होंने ज़मीन ले ली होगी और वो उसको काटने वाले होंगे। तो कॉलोनी रेगुलराइजेशन पॉलिसी, सबसे पहले हम इस पर बात करना चाहेंगे, ये है क्या है? एक्चुअली क्या है कि इससे पहले एक पॉलिसी आई थी, अप्रूव्ड पॉलिसी के साथ रेगुलराइज पॉलिसी आई थी जिसमें ये बताया गया था कि जो कॉलोनीज़ हैं, जो कॉलोनाइजर्स हैं, उनके लिए अपनी कॉलोनी को अप्रूव कराना क्यों ज़रूरी है, कितना अपने को एरिया रखना ज़रूरी है, कितना हम लोगों को कवरअप एरिया रखना चाहिए, कितना उसको कवर करना चाहिए, कितना आपको उसको खाली रखना चाहिए, कितना हमारे लिए उसमें स्पेस होनी चाहिए, कितनी मॉन्टी लेवल तक होना चाहिए, कितना उसका फार होना चाहिए, फ्लोर एरिया इशू कितना होना चाहिए, इसके बारे में समझाने के लिए इसको रेगुलराइज पॉलिसी को लाया गया था। क्योंकि पहले क्या था कि बहुत सारी कॉलोनीज़ ऐसी थीं जो कि बनी लेकिन वो अप्रूव्ड नहीं हुई क्योंकि उन्होंने प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए। उन्होंने कॉलोनी काट दी, काटने के बाद सेल कर दी, सेल करने के बाद उन लोगों ने जिन्होंने वो कॉलोनी में अपने प्लॉट्स लिए या अपने घर लिए या फ्लैट्स लिए, उनको बाद में बहुत सारी सरकारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो अब क्या है कि रेगुलराइज पॉलिसी में ये बताया गया है कि जो छोटी कॉलोनीज़ भी हैं, जिनको हम कहते हैं कि अप टू 10 एकड़ तक, वो भी अपने लिए एक अच्छे ढंग से एक कॉलोनाइजर एक कॉलोनी काट सकता है और काटने के बाद एक सही ढंग से सही रूल रेगुलेशंस के साथ अपने प्लॉट सेल कर सकता है। तो पर विक्रांत जी, बात यहाँ पे ये है कि एक आदमी ज़मीन लेता है, ज़मीन लेने के बाद प्लॉट काट देता है, वो किसी भी अनपढ़ इंसान को या जिसे कोई नॉलेज नहीं है, जिसने 8-10 लाख रुपया लेके अपनी सारी ज़िंदगी का लगाना है और वहाँ पे प्लॉट लेना है, क्या आपको लगता नहीं है कि सरकार की तरफ से कोशिश ये होनी चाहिए कि जिसने वो प्लॉट लिया है उसे तंग ना करके उस व्यक्ति को पकड़ाए जिसने वो कॉलोनी काटी है, जो पैसा लेके भागा है? अब जिसने वो ली है चीज़, उसको तो अब नियम देखने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली में सर क्या है कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिसने कॉलोनी काट कर बेच दी उसी के ऊपर एक्शन होना चाहिए। लेकिन क्या है, कई बार जो कॉलोनाइजर है वो आगे एक प्रॉपर्टी डीलर्स हायर कर लेता है जो कि बेचने वाले को, जिसने ज़मीन खरीदनी है, जैसे मैंने खरीदनी है, मेरे को उसने वो चीज़ इस तरह से दिखानी है कि जैसे सब कुछ सही है। और हम लोग उतने उस लाइन में पड़े नहीं हुए, हमें पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ क्या है, फार क्या है, फ्लोर एरिया रेशो कितना होना चाहिए, पार्किंग एरिया कितना होना चाहिए। अब मान लीजिए फार की ज़रूरत क्यों है कि अगर कल को खुदा ना खास्ता कहीं आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी कैसे घूमेगी, एम्बुलेंस कैसे आएगी, तो वो फार एरिया का पता नहीं होता। हम कॉलोनी देखते हैं, रेट देखते हैं बहुत अच्छा बना हुआ है, वेल एस्टैब्लिश्ड है, हमें फर्निश्ड मिली है, हम बाय कर लेते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं क्लाइंट का भी
गलती होती है, लेकिन हाँ ये आपकी बात सही है कि सरकार को जो एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन सारा का सारा कॉलोनाइजर के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि उसे कॉलोनाइजर के फौरन ऊपर होना चाहिए। और क्यों लोगों पर नहीं होना चाहिए जिनकी ये जिम्मेदारी है कि आपको अप्रूवल्स देनी है? जब वो वहाँ पे इलीगल चल रहा है तो आप लोग कहाँ बैठे हैं? बाद में आप कार्रवाई करने आते हैं और एक आम इंसान जो अपनी सारी पूंजी वहाँ पे लगा चुका है उसको तंग किया जाता है। देखिए सर, पता क्या है, अब सरकार भी, अगर आपको बात करूँ, जब आपने ज़मीन खरीद ली, आपने भी लालच देखकर खरीदी कि भी मेरे को जहाँ सस्ती मिल रही है यहाँ ले लेता हूँ, कोई बात नहीं है, जो होगा थोड़ा बहुत बाद में देख लेंगे। तो ये चीज़ों के कारण तो जब हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं भी ठीक है कॉलोनाइज़र गलत है, इतना तो पता लग जाता है जब हम किसी से डील करते हैं, बात करते हैं, तो उस बंदे को पता लग जाता है कि यहाँ पे मेरे को कुछ ना कुछ कम मिल रहा है, या कहीं ना कहीं रूल्स में गलती है, फिर भी हम उस ज़मीन को खरीद लेते हैं। तो सरकार कहती है कि ठीक है आपको मालूम नहीं था, लेकिन जब रजिस्ट्री हुई, जब उस प्लॉट को सेल किया गया, आप तहसीलदार के पास पहुँचे, क्या तब भी आपको इस चीज़ का ज्ञान नहीं हुआ? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हो जाती है। मतलब एक्चुअल में अगर आपने एक प्रॉपर्टी ली, अब किसी एक तो आपने फ्लैट सेल किया, जो फ्लैट सेल किया वो सेल डीड बन गई उसकी, ठीक है। अब अगर आपने एक प्लॉट बेच दिया, जैसे बड़े बड़े प्लॉट्स हैं, बड़े बड़े अपना कहते हैं कॉलोनाइजर है, मैं किसी ग्रुप का नाम नहीं लूँगा, तो वो क्या है कि वो कमर्शियल कॉलोनीज तैयार करती हैं। कमर्शियल कॉलोनीज क्या होती हैं कि बीच में आपको पीवीआर भी मिलेगा, रेस्टोरेंट भी मिलेंगे, और साथ में आप प्लॉट भी ले सकते हो 3 बीसवे का, 5 बीसवे का, 10 बीसवे का। तो उसकी वो बाकायदा रजिस्ट्री करते हैं उनके नाम के ऊपर, उस प्लॉट की तकसीम करके रजिस्ट्री करते हैं। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप समझना चाहूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मुझे बहुत बार सुनने को मिला कि चंडीगढ़ और उसके आउटर एरिया में कुछ ऐसी जगह कॉलोनी काटी गई जिसका अप्रूवल नहीं था, लोगों को प्लॉट बेच दिए गए, लेटर ऑन कॉलोनाइज़र तो पता नहीं कहाँ गया, वो बेचारों की सारी जो है चीज़ें धरी की धरी रह गई। सबसे पहले तो आप ये समझाइए कि अगर कोई एक कॉलोनाइज़र मान लीजिए 10 एकड़ की एक लैंड कहीं भी लेता है, चाहे वो एमसी एरिया में हो या ना हो, नियम क्या कहता है, उसको क्या करना है? सबसे पहले अगर कोई भी कॉलोनाइज़र, एक बात तो बहुत ध्यान रखिए, जितने भी कॉलोनाइजर्स हैं वो अगर वो विद इन एमसी लिमिट और आउट ऑफ एमसी लिमिट कोई भी जगह लेते हैं कॉलोनी बनाने के लिए, तो उनको पुड्डा या डेवलपमेंट अथॉरिटी से ही परमिशन मिलेगी। मतलब कि अगर आपकी लैंड विद इन एमसी लिमिट भी है तो आपको म्यूनिसिपल कमेटी जाने की ज़रूरत नहीं है उसकी परमिशन के लिए, आपको पुड्डा और डेवलपमेंट अथॉरिटी को ही अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि कई बार CLU के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो सरकार के रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जो सरकार की पॉलिसी है CLU को लेकर कि कितनी एरिया होना चाहिए, कैसे नक्शा पास होगा, कैसे हम उसको फायर के अकॉर्डिंग नक्शा तैयार करेंगे, किस तरह से हमारी फार लेवल जो फ्लोर एरिया रेशो होना चाहिए, कितने फ्लोर तक हमें जाना चाहिए, ताकि हमें 15 मीटर तक हमें, अगर हम मान लीजिए फायर की NOC चाहिए हमें CLU लेने के बाद, तो अगर हम 15 मीटर के ऊपर हाइट ले जाते हैं तो हमें अदर डिपार्टमेंट से भी परमिशन लेनी पड़ती है, जैसे एविएशन वाले। एक हम आम आदमी के नज़रिए से अगर समझें, मान लीजिए मैं एक लेमैन हूँ, मैं एक प्लॉट लेने के लिए जा रहा हूँ, एक कॉलोनी कटी हुई है, मैं इसे एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहता हूँ, मुझे वहाँ जाके क्या देखना है, मुझे कॉलोनाइज़र को और कॉलोनी में सबसे पहले मुझे क्या देखना है और कॉलोनाइज़र को क्या बोलना है कि मुझे क्या दिखाइए, ताकि ये सही पता लगे कि मेरा इन्वेस्टमेंट सही जगह जा रहा है कि नहीं? सबसे पहले हमें जो चाहिए, अगर हमें कोई प्लॉट लेना है, देखिए आप 30-40 लाख रुपया खर्च करते हो एक छोटे से, अगर हम 3 BHK भी लें या 2 BHK लें तो वो 25-30 लाख से कम नहीं आता। आप 30 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या है कि अप्रूवल्स देखें आप कि कौन कौन सी अप्रूवल्स रिक्वायर्ड हैं। पहले आप नेट से पढ़कर जाएं कि एक कॉलोनी बनाने के लिए कौन कौन सी अप्रूवल चाहिए होती है। सबसे पहले CLU चाहिए होता है, चेंज ऑफ लैंड यूज। सबसे पहले तो हम जाके वहाँ पे उसकी CLU दिखा दो, CLU की कॉपी दिखाएं, क्योंकि अगर कई बार कॉलोनाइजर कहता है कि हम किसी को अपने इंटरनल डॉक्यूमेंट नहीं दिखाते, तो हम कौन सा उनसे ओरिजिनल मांग रहे हैं, हम उस फोटो कॉपी है। तो उन्होंने क्या है कि एक तो उनका CLU अप्रूव्ड हो, कहीं ऐसा ना हो कि कंडीशनल CLU हो। कंडीशनल CLU क्या होता है कि हम कंडीशनल CLU ले लेते हैं कि जैसे कॉलोनी बन जाएगी उसके बाद मैं फीस जमा करवा दूंगा, और वो फीस बाद में जमा नहीं होती सरकार के खाते में, फिर वो लोगों के सिर आ जाती है। हाँ, वो बाद में अनअप्रूव्ड हो जाती है, वो टैक्स सरकार जो बंदा खरीदता है उसको भरना पड़ता है, जो उसकी जिम्मे टैक्स आता है उस जगह का। तो सबसे पहले CLU उसको देखना चाहिए। CLU देखने के बाद इसका ये देखना है कि जो उसका नक्शा बना है क्या वो अप्रूव्ड है, मीन्स मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग क्या वो अप्रूव्ड है। आप फ्लैट्स की बात कर रहे हैं? हाँ, चाहे वो फ्लैट्स हों,
चाहे कॉलोनीज हो, क्योंकि जो फ्लैट बनेगा वो कॉलोनी में ही बनेगा, प्रॉपर लैंड में बनेगा। 10 एकड़ की लैंड है तो उसमें फ्लैट्स बने, या घर काट के दिए, प्लॉट हो, कुछ भी हो, तो उसमें ये ना CLU है। और जो फ्लैट बने वो अकॉर्डिंग टू मैप अप्रूव्ड है। ऐसा तो नहीं कि मैप कुछ और था बना कुछ और हुआ है। 19-21 तो चल जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो ना कि 20 और 30 का फर्क हो, भी दिखाया कुछ और बना कुछ। तीसरा जो आपकी फायर NOC है, क्योंकि उसमें घर में लोग रहेंगे, कल को आग लगने का खतरा रह सकता है, तो क्या फायर NOC और फायर के रूल्स उन्होंने फॉलो किए हैं, उसके अकॉर्डिंग उनका नक्शा अप्रूव्ड है। इसके अलावा अगर हम ये 3 चीज़ें देख लेते हैं तो ये 3 चीज़ें देखने के बाद हम आगे चल सकते हैं। फिर हमें वाटर लेवल देखना चाहिए कि जो वहाँ पे पानी की सप्लाई है वो किस तरह की है। मीन्स क्या हम ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हैं, अगर ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हैं तो क्या सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड से अथॉरिटी ली हुई है। अगर हम कमेटी का पानी या लोकल एरिया का पानी यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या हमें अप्रूवल मिली हुई है, कितने पानी की कंजम्पशन की अप्रूवल मिली हुई है। तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी जरूरी है। कई बार जाते हैं हम वो कह देते हैं कि हमने अप्रूवल के लिए बोला हुआ है, अप्लाई किया हुआ है, बहुत जल्दी हमारी अप्रूवल आ जाएगी। अगर कोई ऐसे कहता है तो हमें कितने दिन बाद दोबारा विजिट करना चाहिए, आमतौर पे कितने दिन में अप्रूवल्स आ जाती हैं? नहीं, उसके लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने अप्लाई किया हुआ है तो अप्लाइड फॉर की कॉपी आप देख सकते हैं। अप्लाइड फॉर की कॉपी देखिए, अगर उन्हें अप्लाई किया होगा, वो बेशक मान लीजिए आपको, अब मान लीजिए एक जगह है वो नेशनल हाईवे के ऊपर है, अब उसका CLU हो गया, नेशनल हाईवे की NOC पेंडिंग है। अब उसको पता है कि 8 से 9 महीने लग जाते हैं कि NOC को आने में। अब उसमें क्या है कि वो देख सकता है कि जी आप मेरे को उसकी अप्लाइड फॉर की कॉपी दीजिए, कब आपने अप्लाई किया था और इसके ऊपर प्रोसेस क्या हो चुका है। तो अगर अप्लाई किया हुआ तो NOC आ ही जाएगी, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे पैसे उनको देकर खरीद लें। हाँ, 10-20 हज़ार रुपया देकर आप उसकी बुकिंग कर सकते हैं। फाइनल अब तब करें जब सारे डॉक्यूमेंट आपके सामने हो, सब क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट हो। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, क्योंकि जिस तरह से प्रॉपर्टी अपडेट को आप लगातार लाइक कर रहे हैं, प्रॉपर्टी अपडेट्स से लगातार आप जुड़ रहे हैं, अपनी क्वेरीज भी आप भेज रहे हैं कि कौन से टॉपिक्स आप सुनना चाहते हैं। इस तरह की क्वेरीज हमें लगातार भेजते रहिए। हम भी कोशिश करेंगे कि प्रॉपर्टी अपडेट्स के ज़रिए हम आपको ना सिर्फ जानकारी दें कि आखिर क्या क्या मार्केट में अवेलेबल है, फ्लैट्स के रूप में, प्लॉट्स के रूप में, कमर्शियल के रूप में, बल्कि हम आपके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हुए आपको पूरी तरह से नॉलेजेबल भी बनाएं और आपको एक एजुकेशन भी इम्पार्ट करें प्रॉपर्टी की, कि आखिर आपको फ्रॉड से बचना कैसे है। और यही काम करता है रियलिटी इन रियल एस्टेट, हमारा कार्यक्रम। विक्रांत जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, धन्यवाद। धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आप लोग जुड़े रहिए प्रॉपर्टी अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।